हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोम्बस एजुकेशन। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया ही चल रही होगी, यही होप रखते हैं आपसे। और आप क्लास को भी हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं, यही हमें होप है आपसे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपने अब बढ़ाते हैं अपनी जर्नी को आगे। और क्लास हमारी है लॉ की फॉर सीए फाउंडेशन, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ईयर कौन सा है? जल्दी बताओ मुझे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ईयर कौन सा है? सोचिए। 1872 कौन सा ईयर है? 1872। चाहे कोई मर जाए, चाहे कोई जल जाए, चाहे कोई कब्र में चल जाए, उसको जब भी उठा करके पूछा जाए कि भैया बता इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ईयर कौन सा है, तो वो जल्दी से उठ करके बता देना है कि सर 1872 है। कौन सा है? 1872 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब अपने और देखते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था आपके साथ। हमारी ट्रेन जो है वो स्टेशन से चल पड़ी थी और हम कौन से स्टेशन पर पहुंच गए थे? हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर पहुंच चुके थे। ठीक है, जिसके अंदर कि हम वैलिडिटी बेस्ड जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको डिस्कस कर रहे थे। उससे पहले क्या किया था सर? हमें याद ही नहीं है। अरे बेटा तुम पढ़ते नहीं हो यार, क्या करते रहते हो तुम? ठीक है, ढंग से पढ़ा करो, उसको रिवाइज किया करो अच्छे से। हमने पढ़े थे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या पढ़े थे? एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसको रिवाइज कर लिए होगे तुम अच्छे से कि क्या क्या थे। एक सेक्शन 10 के थे, एक सेक्शन 10 से बाहर के कुछ कंसीडर किए गए थे। ठीक है, चलो इसको हमने अच्छे से पढ़ा था, इसको रिवाइज करना है फिर से। ठीक, चलो एक क्वेश्चन का मुझे जवाब दो कि जो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज है वो कौन से सेक्शन में बताई गई है? हमें जल्दी से आंसर करो इसको। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज कौन से सेक्शन में बताई गई है? तो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज हमें बताई गई है सेक्शन कौन से में? 11 में। ठीक है, लॉफुल कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट के बारे में कौन से सेक्शन में बोला गया है? जल्दी से दिमाग दौड़ाओ, अपने घोड़े दौड़ाने स्टार्ट करो, जल्दी से स्टार्ट हो जाने चाहिए। क्या होता है लॉफुल कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट? जल्दी। सेक्शन 23। कौन सा? मेरे साथ बोलो, सेक्शन 23। ठीक है, तो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमने अपनी लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पर हम पहुंच चुके थे। तो हमारी ट्रेन चलती चलती, ये जर्नी चलती चलती टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पर पहुंच गई थी, जिसमें हम वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी पर बेस्ड जो टाइप्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के, उन पर हम बात कर रहे थे। चलिए अब आगे बात करें हम। हमने सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर ली थी, राइट? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अरे सर इतना आसान आंसर, इससे आसान तो कोई कॉन्ट्रैक्ट का टाइप ही नहीं है। अरे वाह, क्या बात है। तो फिर बताओ क्या होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? अरे सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वही होता है जो कंप्लीटली एनफोर्सेबल बाय लॉ हो और जिसमें सभी एसेंशियल एलिमेंट्स हों, जो हमने कहाँ पढ़े? सेक्शन 10 में पढ़े। उसके अलावा कुछ कंसीडर किए, वो सारे के सारे एलिमेंट्स जब भी सर मिल जाते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में, एक भी मिसिंग नहीं होता, वो सर बन जाता है क्या? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बात समझे कि नहीं? ठीक है, एन एग्रीमेंट which is binding and enforceable is a valid contract. It contains, देखिए क्या बात बोली, it contains। ठीक है, समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? क्या बोल रहा है वो? it contains all the essential elements of a valid contract। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सभी एसेंशियल एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, वो क्या होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। चलिए आगे हम बात करें वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमने बात की थी, कौन से सेक्शन में हमें इसको डिफाइन किया गया है? सबसे पहले सेक्शन अच्छे से याद होने चाहिए सबको। सेक्शन 2 सबसेक्शन जे। कौन सा? सेक्शन 2 सबसेक्शन जे। चलो इसमें देखो अब क्या है एग्जाम्पल। हमने एक डिफरेंट एग्जाम्पल लेकर के बात की थी क्लास के अंदर। क्या बात की थी सर? हमें तो याद ही नहीं है। अरे तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता यार, तुम रिवाइज नहीं करते हो, ऐसे कैसे करते हो तुम लोग? ठीक है, अब देखो मेरी बात, क्या पढ़ाया था? दो चीजें बताई थी लास्ट क्लास के अंदर। क्या सर? एक बार दोबारा बता दो ना। एक तो वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है और एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। दोनों की बात बताई थी कि नहीं बताई थी? सोचो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट। क्या एग्जाम्पल लिया था? ये जेड और ए वाला एग्जाम्पल लिया था कि नहीं लिया था? सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? क्या कहा था? एक जेड नाम का पर्सन है, एक ए नाम का पर्सन है। जेड ए से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो उसके पूरे ईयर क्या देगा,
गुटखा देगा, उसको सप्लाई करेगा, और जेड उसके बदले में उसको 10 करोड़ रुपीस देगा। कितना अमाउंट, क्वांटिटी गुटखे की बात हुई थी 10 टन की, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, वहीं पर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 20 मार्च को, लेकिन वहीं पर क्या हुआ 20 जुलाई को क्या हो गया, जिस भी स्टेट में वो दोनों रहते थे उस स्टेट ने क्या कर दिया, गुटखा बैन कर दिया। क्या कर दिया, बैन कर दिया। अब भैया जिसको आदत हो अब करने की तो वो क्या करेगा बेचारा, है ना। तो उसके लिए तो दिक्कत हो गई। अब क्या हुआ, जब वहां पर गुटखा बैन हो गया 20 जुलाई को 2020 को, तो वहां पर फिर क्या हुआ कि ये इन दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इन दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जेड और ए के बीच में, वो क्या हो गया, वो बैन हो गया। क्या हो गया, बैन हो गया, ठीक है। अब वो उनका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया। क्या हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है अब ये, ठीक है। अब इसके बाद जब 20 सितंबर को जेड को फिर से एक तलब लगी कि यार मेरे से नहीं रहा जाएगा यार गुटखे के बिना, मुझे तो चाहिए ये गुटखा, ठीक है। तो उसने ए को फिर से बुलाया और ए को कहा यार तू मुझे गुटखा सप्लाई करेगा, ठीक है। अब इनके बीच जो भी बनेगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि जिस भी स्टेट में ये उस चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो वहां पर इलीगल कैटेगरी में चली गई। कौन सी में चली गई, इलीगल में। और इलीगल थिंग या ऑब्जेक्ट का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है, वो हमेशा क्या रह जाएगा, एग्रीमेंट रह जाएगा। और इस स्टेज पर ये कॉन्ट्रैक्ट ना बन करके क्या बनेगा, वॉइड एग्रीमेंट बनेगा। मतलब ये एग्रीमेंट भी वैलिड नहीं होगा, ये एग्रीमेंट भी वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये किस ऑब्जेक्ट पर बनाया जा रहा है, इलीगल। किस ऑब्जेक्ट पर, इलीगल ऑब्जेक्ट पर, इसलिए ये एग्रीमेंट भी क्या नहीं बन सकता, वैलिड नहीं बन सकता, ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी हमने यहां पर टेबल बनाई थी, उस पर थोड़ा फोकस करिएगा। हमने क्या कहा था यहां, हमने कहा था कि अगर हमें ऑफर 1 और एक्सेप्टेंस 1, ऑफर 2, एक्सेप्टेंस 2 मिल जाए तो ये यहां पर प्रॉमिस 1 बनेगा, यहां पर प्रॉमिस 2 बनेगा, और प्रॉमिस मिल करके क्या बन गए, एग्रीमेंट बन गए ना। प्रॉमिस, क्या डेफिनेशन होती है एग्रीमेंट की, चलो जल्दी मुझे बताओ कि एग्रीमेंट का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, जल्दी बताओ मुझे बिना देर लगाए। सर वो ना दिया हुआ है, सर वो दिया हुआ है, बस यही कर रहे हो, ठीक है। उसका दिया हुआ है हमें सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में। एग्रीमेंट का डेफिनेशन किस में दिया हुआ है, सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में, ठीक है। क्या होती है डेफिनेशन, every promise and every set of promises which includes mutual consideration is called agreement, ठीक है। अब एग्रीमेंट के दो टाइप हो सकते हैं, देखो क्या क्या सर आप ही बताओ ना, एक लीगल हो सकता है दूसरा इलीगल हो सकता है। अगर कोई एग्रीमेंट है जो पूरे टाइम, जो पूरे ड्यूरिंग द एंटायर टाइम, एंटायर परफॉर्मेंस अगर वो लीगल रहता है तो वो क्या बन जाता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और अगर उस पूरी ड्यूरेशन के इन बिटवीन इलीगल हो जाता है तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। मतलब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन बनता है, पहले वो वैलिड होता है, फिर वो किसी रीजन से के कारण से क्या बन जाता है, वॉइड बन जाता है। उसके बाद अगर एग्रीमेंट पहले से ही इलीगल हो, अगर एग्रीमेंट पहले से ही इलीगल हो तो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, वो क्या रहेगा, वॉइड एग्रीमेंट रहेगा। क्या रहेगा, वॉइड एग्रीमेंट रहेगा, ठीक है ना। तो ये बात हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, आपके साथ एक क्विक रिवीजन कर दी है हमने, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, चलिए सर अगले स्टेशन पर चलते हैं आपने, बिल्कुल कहीं देर ना हो जाए, ठीक है। चलिए आगे हम बात करने वाले हैं, अभी इसके अंदर जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं क्या उस पर थोड़ा सा बात कर लें अपने कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। अब देखो मेरी बात, यहां पर उसने कहा कि मिस्टर एक्स एग्रीज टू राइट ए बुक विद ए पब्लिशर, कि मिस्टर एक्स जो है वो एग्री करते हैं एक पब्लिशर से एक बुक को राइट करने में, और आफ्टर फ्यू डेज एक्स डाइज इन एन एक्सीडेंट, और कुछ दिनों बाद जो मिस्टर एक्स हैं वो एक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, ठीक है। और यहां पर जो जिन दो पर्सन में से, जिन दो पर्सन के बीच वो एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो उनमें से एक पर्सन क्या हो गया, अल्लाह को प्यारा, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो गया, अल्लाह को प्यारा, ठीक है। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट अब क्या बन गया, वो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया, वो पर्सन भी खत्म हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया,
void बन गया, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया, void बन गया. The contract becomes void due to the impossibility of performance of the contract. ये एक essential है, याद है कि नहीं है, कि भूल गए? एसेंशियल्स याद है या नहीं है? क्या इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कि जो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक वैलिड एसेंशियल कौन सा है, कि पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए. अगर वो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. उसके बाद अगला एग्जांपल क्या दिया है, ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी. ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी. बी क्या है, एक ऑनर है. किसका, किसका ऑनर है, फैक्ट्री का. फॉर द सप्लाई ऑफ 10 टन ऑफ शुगर. उसने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो बी जो है वो उसको सप्लाई करेगा क्या, 10 टन ऑफ शुगर. बट बिफोर द सप्लाई इज अफेक्टेड द फायर कोट द फैक्ट्री. फैक्ट्री में क्या लग गई सर, आग लग गई. अरे बच्चों आग लग गई तो वो मतलब फिर सारा माल जो था वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया ना सर. जब माल ही डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर सर कॉन्ट्रैक्ट किस क्या होगा, है ना. तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, वॉइड बन जाएगा. क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा. ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम. ठीक है, यहां पर एक लाइन लिखी है, इट मे बी एडेड बाय वे ऑफ क्लैरिफिकेशन हियर दैट व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल बट फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग इट हैज टू बी कॉल्ड अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. कि वो कॉन्ट्रैक्ट रहता नहीं है पर फिर भी उस कॉन्ट्रैक्ट को यादगार के तौर पर कह दिया जाता है क्या, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है ये. क्या कह दिया जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है ये. ठीक है, वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट अल्लाह को प्यारा हो चुका है. अब उसको याद रखने के लिए कि दुनिया में कहीं नाम रहे यार, उस पर्सन के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया भैया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना. ठीक है, चलो सर आगे बढ़ते हैं. सर आप अगले स्टेशन पर बढ़े अपने. बिल्कुल बच्चों, बिना देरी किए अगले स्टेशन पर बढ़ते हैं हम. ठीक है, अरे ये रह जाते हैं यार हमेशा यहाँ पे. चलो कोई नहीं, अपने खत्म कर देते, सब अपने हाथ में है और किसके हाथ में है. ठीक है, चलो बढ़ते हैं. अगली बात करें हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की. सर कभी तो आप कहते हो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कभी आप कहते हो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कभी आप कहते हो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. सर आप तो वर्ड्स ही चेंज करते जा रहे हो, क्या हो रहा है सर ये. अरे भैया समझने की कोशिश करो यार, एक पूरा परिवार है ये. ठीक है, उसमें एक बंदा अच्छा होता है, एक बंदा बुरा होता है. ठीक है, अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो था वो उस घर का बड़ा ही सियाना बंदा है यार, बहुत बढ़िया बंदा है वो. ठीक है, मतलब हर तरह का गुण उसके अंदर है, कोई कमी नहीं है उस बंदे के अंदर. ठीक है, वहीं पे आ जाता है यार निकम्मा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. कमियां ही कमियां लिए घूम रहा है, सब तरह की गंदी हरकतें उसके पास है, कमियां उसके पास है. ठीक है, मर्डर करता है, फ्रॉड करता है, ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन करता है, हर तरह की कमी उसके पास है, हर तरह की कमी, इलीगल काम करता है यहां तक की. ठीक है, लेकिन वहीं पर ये बेचारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बीच मझधार में लटका हुआ. कैसे सर, ये देखो इसमें ना कंडीशन आ जाती है कि ये वॉइड भी हो सकता है एक पॉइंट पर ये, और वैलिड भी रह सकता है. सर ऐसे कैसे हो जाता है सर, ये बेचारा अब क्या करे, इसकी कोई गलती नहीं है बच्चों. ठीक है, चलो अपने देखते हैं कि इसको कैसे समझा जा सकता है. चलो मेरे साथ आओ अब तुम, और बात को समझने की कोशिश करना कि अपने क्या समझाना चाहते हैं यहाँ पर. अब मान लो यहाँ पे अपने लेते हैं तीन बंदे कौन से, एक ले लिया ए, एक ले लिया बी, एक ले लिया सी. तीनों का रिलेशन पहले डिफाइन कर दें. ए जो है वो प्ले कर रहा है फादर का रोल. ठीक है, बी जो है वो सन का रोल प्ले कर रहा है, और मान लो कि ये है एक 5 साल का बच्चा. ठीक है, और ये जो है ये है बच्चा चोर. ये क्या है, बच्चा चोर. ठीक है, इसको अपने कह देते हैं चोर. तो इसने क्या किया, ये ए इसका फादर है, इस सी ने इस बच्चे को क्या कर लिया, किडनैप. इस सी ने इस बच्चे को क्या कर लिया, किडनैप कर लिया. हाँ सर किडनैपिंग हो गई ये तो, अरे यार किडनैपिंग करवानी पड़ेगी. ठीक है, देखते जाओ कहानी आगे क्या होती है. अब क्या हुआ कि इस सी ने बी को, मतलब ए का जो बच्चा है उसको किडनैप कर लिया. ठीक है, और इसने लगाया फोन किसको, अब एक रंग चेंज करते हैं यार, मजा सा नहीं आ रहा ना रेड रेड में लिख के, है ना सर. मजा तो आपकी शर्ट को देख के भी नहीं आता, रोज रोज वाइट होती है. अरे भैया लो पढ़ाने वाले का ब्लैक और वाइट से बढ़िया कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता. क्या कहते हो, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ. ठीक है, चलो
किडनैप करवाया जाए? चलो ठीक है सर, इसको किडनैप करवा दो आप। ठीक है बच्चों, ये क्या किया, इसने किडनैप किया, सी ने बी को किडनैप तो करवा दिया ना। अब अगली स्टेज पे क्या करेगा, वो फिरौती मांगेगा। ठीक है, इसने कहा भैया मुझे चाहिए तेरे बच्चे के बदले में 5 करोड़ रुपए। मुझे क्या चाहिए, 5 करोड़ रुपए चाहिए मुझे तेरे बच्चे को, तभी छोड़ूंगा मैं, नहीं तो इसको गोली से उड़ा डालूंगा। ठीक है, तो सी ने ए को धमकी दी। ठीक है, अब ए क्या करेगा, अपने बच्चे को वापस लाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? यार तुम क्या करोगे बताओ, अगर तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर ले, ठीक है, तो क्या करोगे? फिरौती मांगेगा सामने वाला, तो तुम क्या बाहर जाके ढिंढोरा पिटोगे कि उसको, मतलब सोचोगे कि यार कैसे अपने बच्चे को वापस लेकर के आऊं? तो इसने मांगे सी ने ए से, भैया मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए। अब ए ने देने ही है 5 करोड़ रुपए, लेकिन वहीं पर कहानी में आया ट्विस्ट एंड टर्न। कैसे सर? अरे भैया वो बी इतना चालाक बच्चा था ना कि वो भाग करके अपने घर पहुंच गया। भाग करके कहाँ पहुंच गया? अपने घर पहुंच गया। ठीक है, और ये देखो ये बी का कमरा है, यहाँ पे बी सो रहा है। ठीक है, अब ए ने देख लिया कि यार मेरा बच्चा घर पहुंच चुका है, अब मुझे क्या जरूरत उसको 5 करोड़ रुपए देने की, क्यों फालतू में मैं 5 करोड़ रुपए दूं? तो यहां पर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ के चलना कि ए और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि तू मुझे 5 करोड़ दे, मैं तुझे तेरा बच्चा वापस करूंगा। बात समझे? लेकिन वहीं पर क्या, सी की किस्मत माड़ी, बच्चा खुद ही निकल करके वहां कहां पहुंच गया, घर पहुंच गया और आकर के सो गया। बच्चा भी देखो किडनैपिंग करवा के आया और घर पे आके सो गया। ठीक है, ऐसे होने चाहिए वैसे बच्चे। ठीक है, इतना सोचना विचारना नहीं चाहिए, भैया थक गए हैं यार, उसने मतलब इतना बिठा करके रखा वहां, ठीक है, तो सोएगा ही ना बेचारा आकर के, तो वो सो गया। ठीक है, और ए ने देख लिया कि बच्चा मेरा घर पहुंच चुका है। अब आगे की स्टोरी जो ये है कि अब पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है वो ए पर डिपेंड करता है। अगर तो वो उसको देता है 5 करोड़ रुपए कि भैया तूने मेरे बेटे की देखभाल बहुत बढ़िया की है, पहले ये खाता पीता नहीं था, तेरे पास रह गया, खाने पीने लग गया, पहले बहुत सूखा हुआ था, तूने मोटा करके भेज दिया। ठीक है, तो इस खुशी में उसने सोच लिया कि हाँ ठीक है मैं उसको 5 करोड़ रुपए दे देता हूं, तो वहां पर तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा क्या, वैलिड। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर वो उसके अगेंस्ट एक्शन ले लेता है कि मैं तुझे 5 करोड़ रुपए नहीं दूंगा, तेरे पास कुछ नहीं है, मेरा बच्चा घर पहुंच चुका है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वहां पर हो जाएगा वॉइड। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जिसके अंदर एक पार्टी के पास कंप्लीट राइट होता है कि वो उसको चाहे तो वैलिड कर दे, उसको चाहे तो वॉइड बना दे। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, एक ही पार्टी के पास राइट होता है कि चाहे तो वो उसको वैलिड कर दे, चाहे वो उसको वॉइड कर दे। सिंपल। ठीक है, तो इस एग्जांपल से समझ गए होंगे। चलो मॉड्यूल में चलते हैं, पढ़ते हैं और अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो सर, सबसे पहले वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन, सर हर बार सेक्शन बड़ी दिक्कत क्रिएट कर देता है। अब ये 2 सेक्शन ध्यान रखना भैया यहाँ पे, ठीक है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। यहाँ पर एक सेक्शन हमें दिया हुआ है सेक्शन 2 सब सेक्शन जे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन है, और यहाँ पर एक सेक्शन हमें दिया हुआ है सेक्शन 2 सब सेक्शन आई। किसका कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन है ये है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का। अब इसको थोड़ा सा बोलना, देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, वॉइडेबल, वॉइडेबल, तो आई आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उससे थोड़ा सा इस तरह हिंट लिया करो थोड़े से याद रखने के लिए। ठीक है, अब सेक्शन 2 सबसेक्शन आई हमें क्या डिफाइन करता है, वो कहता है एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है, आगे पढ़ना, एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज। अब देखो 2 बंदे थे वहां पर, तो हमने एक ही माना। मान लो कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा बंदे हों, ठीक है, तो वहां पर मोर पार्टीज भी हो सकती है। वन और मोर पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर, और अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, की एक पार्टी के बेस पर तो वो क्या
वॉइड बनाया जा सकता है या वैलिड बनाया जा सकता है, लेकिन दूसरी पार्टी उसको इफेक्ट कर सकती है नहीं कर सकती? नहीं कर सकती सर। एक ही पार्टी का जोर चलेगा इसके अंदर, चाहे तो उसको वैलिड कर दे चाहे उसको वॉइड कर दे। ठीक है, चलो अब देखो इसका डेफिनेशन याद रखना है, मेरे साथ साथ एक बार दोबारा पढ़ोगे। क्या लिखा हुआ है बोलो साथ में, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयर टू, कि उसको एनफोर्सिएबल किया जा सकता है वन और मोर पार्टीज पर के बेस पर, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। वो क्या हो जाता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये बात समझे कि नहीं समझे? अब मैंने तीनों को आपको याद रखने का इजी वे बताया। एक ही घर में 3 बेटे हैं, एक तो बड़ा ही अच्छा, ठीक है, सारे गुण है सर उसमें, है ना, जिसमें सारे गुण है उसको क्या कहते हैं अपने? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं ना सर। अरे सही समझे हो, ठीक है। और जो निकम्मा है, बिल्कुल ही निकम्मा है यार, उसमें मतलब गुण ही नहीं है किसी भी टाइप के, वो क्या होगा? उसको कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और जो बेचारा कभी तो अच्छा बन जाता है कभी बुरा बन जाता है, बीच मझधार में है, वो होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। उसको वैलिड भी किया जा सकता है और उसको वॉइड भी किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो, दिस इन फैक्ट मीन्स वेयर वन ऑफ द पार्टीज टू द एग्रीमेंट, कि इस एग्रीमेंट की एक पार्टी is in a position or is legally entitled or authorized to avoid performing his part, कि वो अपने पार्ट को परफॉर्म करने से मना कर देती है, और जब वो मना कर देती है then the agreement is treated and becomes voidable, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है? voidable बन जाता है। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद वो क्या कह रहा है? सच ए राइट माइट अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट में हैव बीन ब्रॉट अबाउट वन ऑफ द पार्टीज बाय कोर्जन। बात क्या थी? चलूं एक बार दोबारा एग्जांपल पे याद करवाऊं। यहां पर सी क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? ए को फोर्स कर रहा था, ठीक है ना, उसके बच्चे को उसने क्या किडनैप कर लिया था और उसको फोर्स कर रहा था कि भैया बच्चा तभी छोड़ूंगा जब क्या 5 करोड़ रुपए देगा। ठीक है ना, तो यहां पर वो वही बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सच ए राइट माइट arise from the fact that the contract may have been brought about by one of the parties by coercion, undue influence, fraud or misrepresentation, and hence the other party has a right to treat it as a voidable contract। अगर ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इन सब के अंदर बनता है, कौन सा? कोर्शन के कारण, अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण, फ्रॉड के कारण, मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण, तो एक पार्टी के पास राइट होता है उसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनाने का। ठीक है, एट दिस जंक्चर इट वुड बी डिजायरेबल टू नो द डिस्टिंक्शन बिटवीन ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब हमें क्या इनके बीच का डिफरेंस समझना होगा। किसके बीच का? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, चलो देखते हैं अपने इसको। अपने एक काम करते हैं, अपने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू नेचर और अकॉर्डिंग टू राइट्स, यहां पर अपनों को इसका कंप्लीट समरी मिल रहा है। ठीक है, पहले अपने इसको पढ़ लेते हैं और ये आपका वर्क रहेगा, इसको नेक्स्ट क्लास में एज रिवीजन आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, डिफरेंस कैन बी समराइज्ड एज अंडर। ठीक है, अब देखिए क्या है, जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल। मतलब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही वॉइड नहीं होता, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही वॉइड नहीं होता, वो पहले वैलिड होता है, लेकिन कोई कंडीशंस ऐसी लग जाती हैं, कोई सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाती हैं, या ठीक है कोई ऐसे सर्क्यूमस्टांस क्रिएट हो जाते हैं जिनके कारण कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है? वॉइड बन जाता है, और उसकी एनफोर्सिबिलिटी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ठीक है,
इसके बाद वॉइडेबल क्या है, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज, कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको एनफोर्सिएबल बाय लॉ करवाना एक या एक से ज्यादा पार्टी के हाथ में हो, ठीक है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो पॉइंट क्या कहता है, इसका कोज क्या है, ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू चेंज इन लॉ और चेंज इन सर्क्यूमस्टांस बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन ऑफ पार्टीज। वही बात बोली ना कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कभी भी पहले से क्या नहीं होता, वॉइड नहीं होता, वो पहले क्या होता है, वैलिड होता है, फिर कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिसके कारण कि उसको वॉइड करार दे दिया जाता है। सर मतलब तुम सोच रहे होगे यार सर काश एग्जाम्पल दे देते, अरे भैया दिमाग लगाओ, एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं तुम्हें, एग्जाम्पल कहाँ दिए हो सर, हमें तो याद नहीं आ रहा है, अरे एग्जाम्पल दे दिया ना तुम्हें, ये दिया था ना यहाँ पर, ये 20 मार्च को तो ये वैलिड था, 20 जुलाई को जब गुटखा बैन हो गया किसी स्टेट के अंदर तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो पहले वैलिड था वो क्या बन गया, वॉइड बन गया। समझे कि नहीं समझे। इसके अगला पॉइंट देखो क्या कहता है, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ द कंसेंट ऑफ अ पार्टी वाज नॉट फ्री, अगर पार्टी की कंसेंट जो है वो क्या नहीं होती है, फ्री नहीं होती है। कैसे सर, अरे पॉइंट बोले हमने ऊपर, कौन कौन से सर आप बताएंगे दोबारा, ये पॉइंट हमने किए थे ना यहाँ पर कि कोर्शन के कारण, अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण, ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण या फ्रॉड के कारण कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है तो वहां पर एक पार्टी के हाथ में ये राइट आ जाता है कि वो उसको एनफोर्स करवाना चाहता है या नहीं करवाना चाहता, ठीक है। चलो आगे, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कभी भी परफॉर्म नहीं किया जा सकता, अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, बात समझ रहे हो, जो कॉन्ट्रैक्ट है ही वॉइड उसको परफॉर्म कर ही नहीं सकते। अब आगे, इफ द अग्रीव्ड पार्टी, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहा है, इफ द अग्रीव्ड पार्टी डज नॉट विद इन रीजनेबल टाइम एक्सरसाइज हिज राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, जो पार्टी पर क्वेश्चन किया गया है, जिस पार्टी के साथ मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया है, जिस पार्टी के साथ फ्रॉड किया गया है, अगर वो पार्टी रीजनेबल टाइम के अंदर अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं करती है और उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं करती है तो एनी पार्टी कैन sue द अदर फॉर क्लेमिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो अदर पार्टी क्या कर सकती है, उसको क्लेम कर सकती है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हमें कहता है कि राइट्स क्या है, अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ग्रांट एनी राइट टू एनी पार्टी, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्रिएट नहीं होते हैं, किसी तरह के किसी को भी कोई भी राइट क्रिएट नहीं होते हैं, कोई भी राइट ग्रांट नहीं होते, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट सर वॉइड है ना उसके अंदर तो कॉन्ट्रैक्ट ही वो वॉइड हो गया, खत्म ही हो गया, तो किसी का ना कोई ऑब्लिगेशन रहा, किसी का ना कोई राइट रहा। बिल्कुल बच्चों, वहां पर ना कोई राइट क्रिएट होगा ना कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमें वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहता है, द पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री, वो पार्टी जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी, हैज द राइट टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, उसके पास राइट है कि वो उसको क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है ना। यही तो होता है सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही, ठीक है। अब ये समझ गए हो कि नहीं समझे हो, ठीक है, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। क्या पढ़े हम, अच्छे से समझना। अब जब पढ़ाया था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया, उस टाइम पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट दोनों के डिफरेंसेस बताए थे। यहां पर बात कर रहे थे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को समझा, फिर डिफरेंस आया किसके बीच, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच। इसको एक बार पढ़ोगे अभी के लिए, ठीक है, खुद, और उसके बाद हमने एक बार इसको यहां से कवर कर लिया है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच डिफरेंस क्या है, ये आपका होमवर्क है, यहां से यहां तक इसको पढ़ोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़वा दूंगा
जब रिवीजन करवाऊंगा उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि रिवीजन भी तो जरूरी होती है और उसके लिए भी तो कुछ छोड़ना है, सब कुछ अभी पढ़ा दूंगा तो खुद क्या करोगे, ठीक। तो जब रिवीजन करवाऊंगा तो इसको पढ़ा दूंगा वहां पे। अभी के लिए जो इनका डिफरेंस है वो यहां से बता दिया है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसके आगे पढ़ते हैं इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। देखो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप लोग भी समझ ही चुके होंगे, ठीक है। जो चीज जिसका ऑब्जेक्ट इलीगल हो, कंसिडरेशन इलीगल हो, ठीक है, वो तो वॉइड एग्रीमेंट होता है। लेकिन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है, जैसे कि देखो यहां पर अब जैसे हमने यहां पर एक एग्जांपल लिया कि जब तक गुटखा बैन नहीं था, जब तक गुटखा बैन नहीं था तब तक तो वो वैलिड था, ठीक है। लेकिन अब यहां पर इस स्टेट में गुटखा किस कैटेगरी में आ चुका है, इलीगल कैटेगरी में आ चुका है। तो अब उससे जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइड किस कारण से हुआ, क्योंकि वो चीज क्या कह दी गई थी वहां पर, इलीगल करार दे दी गई थी, ठीक है। अब यहां पर पढ़ करके देखते हैं अपने कि क्या है इसके अंदर, मेरे साथ साथ पढ़िए। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स टू मे, विच द लॉ फॉरबिड्स टू बे मेड, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको कि मना करता है लॉ बनाने से। द कोर्ट विल नॉट एनफोर्स सच ए कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो द कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स, कि उस कॉन्ट्रैक्ट को भी लॉ जो है वो बनाने की इजाजत नहीं देता और उसके साथ के जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना बच्चों वो भी नहीं बन सकते हैं। ऑल लीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, कि सभी इलीगल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरली इलीगल, लेकिन सभी वॉइड एग्रीमेंट्स इलीगल नहीं हो सकते। सर क्या कहना चाहते हो सर, समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है तो समझा देते हैं, ठीक है। उसने क्या बात कही कि दो टर्म्स ली हैं उसने यहां पर, ठीक है। सर दो टर्म्स कौन कौन सी ली हैं, हमें तो समझ में ही नहीं आया। अरे समझाते हैं, इंतजार तो करो। एक उसने कहा वॉइड एग्रीमेंट, क्या कहा, वॉइड एग्रीमेंट, और एक उसने कहा इलीगल एग्रीमेंट, क्या कहा, इलीगल एग्रीमेंट। उसने क्या बात बोली कि ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड, और all illegal agreements are void, but all void agreements are not illegal. All void agreements are not illegal. How sir? अब देखो void का एग्रीमेंट, void एग्रीमेंट का बनना तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है कि नहीं करता। कोई ऐसा एग्रीमेंट जिसको परफॉर्म करवाना पॉसिबल ही ना हो, ठीक है। जैसे कि मान लो कि एक हस्बैंड एक वाइफ है, ठीक है। हस्बैंड ने वाइफ से पूछा तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो, वाइफ ने कहा मैं तुम्हारे लिए जान दे सकती हूँ, ठीक है। उसने वाइफ ने पूछा हस्बैंड से तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तो हस्बैंड ने कहा मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ करके ला सकता हूं। अब उसकी तो जान दांव पर लग गई ना, वाइफ की तो जान दांव पर लग गई। उसने निकाल दिया भैया ये रहा स्टैम्प पेपर और इस पर कर दे तो साइन कि मैं अपनी जान दूंगी और तू मेरे लिए चांद तारे तोड़ करके लाएगा। अब मुझे ये बात बताना कि वो अपनी जान तो दे देगी, पर क्या वो जान दे देगी तो वो उसके लिए चांद तारे तोड़ करके ला सकता है, ला सकता है कि नहीं ला सकता। तो इस तरह का एग्रीमेंट किस कैटेगरी में चला जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, मतलब उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इलीगल एग्रीमेंट क्या होते हैं कि हम कोई ऐसी चीज पर एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसको कि लॉ ने बैन कर रखा है, जिसको लॉ ने बैन कर रखा है, तो वो किस कैटेगरी में चला जाता है, इलीगल में। और वो पहले से ही क्या हो जाता है, वो पहले से ही वॉइड हो जाता है। क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। बात समझ गए, दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे बात करें अपने, यहां पर यही एक लाइन लिखी हुई थी उस पर हमने बात की कि ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरली इलीगल, ठीक है। अब देखो यहां पर वो आगे क्या बात कर रहे हैं अपने, एग्जाम्पल है हमें दिया हुआ, एक एग्जाम्पल में क्या कहा जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इमोरल और अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी।
आर इलीगल इन नेचर। ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कि इमोरल हो या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो वो क्या होता है, इलीगल होता है नेचर में। ठीक है, जैसे सिमिलरली इफ आर एग्रीज विद एस टू परचेज ब्राउन शुगर, अगर आर एस से कोई एग्रीमेंट करता है कि वो उससे ब्राउन शुगर परचेज करेगा। सर ब्राउन शुगर क्या होती है? अरे बच्चों ब्राउन शुगर नहीं पता तुम्हें? ब्राउन शुगर जिससे इंसान हिल जाता है, क्या? ड्रग्स। ठीक है, तो अगर वो उससे ब्राउन शुगर का एग्रीमेंट करता है तो वो एग्रीमेंट कैसा है बच्चों? तुम बताओ, ड्रग्स लेना लीगल इलीगल? इलीगल सर, बच्चा बच्चा जानता है। तो बच्चों तुम भी जानते हो कि यार ड्रग्स लेना इलीगल है। तो अगर वो ड्रग्स को लेकर के, ब्राउन शुगर को लेकर के अगर एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो एग्रीमेंट किस कैटेगरी में जाएगा? इलीगल एग्रीमेंट होगा। वो क्या होगा? इलीगल एग्रीमेंट होगा। ठीक है, चलो आगे देखें। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन जी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज वॉइड, कि ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ से एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता है वो क्या होता है? वॉइड होता है। ये कौन सा सेक्शन बताता है हमें? सेक्शन 2 सबसेक्शन जी। ठीक है, इसके बाद द एक्ट हैज स्पेसिफाइड वेरियस फैक्टर्स ड्यू टू विच एन एग्रीमेंट में बी कंसिडर्ड एज वॉइड एग्रीमेंट। वन ऑफ दीज फैक्टर्स इज अनलॉफुलनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। जब एसेंशियल्स करवाए थे, याद है एसेंशियल्स के? भूल गए? अभी लास्ट क्लास की ही बात है। ठीक है, क्या बताया था? कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए लॉफुल। कंसीडरेशन कैसा होना चाहिए? कंसीडरेशन होना चाहिए लॉफुल। अगर ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन दोनों में से कोई भी अनलॉफुल हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाए? वो एग्रीमेंट क्या बन जाएगा? वॉइड बन जाएगा। वो एग्रीमेंट क्या बन जाएगा? वॉइड बन जाएगा। तो उसने यही कहा कि इन फैक्टर में से एक तो है अनलॉफुलनेस ऑफ ऑब्जेक्ट और दूसरा कंसीडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इलीगलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट which makes it void. The illegal and void agreement differ from each other in the following respects. किस किस चीज में ये अपने से अलग हो जाते हैं, हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। यहां पर देखो, यहां पर 4 क्राइटेरिया उसने लिए हैं। ठीक है, एक तो लिया है स्कोप, दूसरा नेचर एंड कैरेक्टर, इफेक्ट ऑन कोलेटरल ट्रांजैक्शन और पेनल्टी एंड पनिशमेंट। ठीक है, स्कोप में वो क्या कह रहा है? स्कोप में वही बात बोलेगा जो वो एक लाइन हमने पहले डिस्कस की थी कि ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। ठीक है, हाउएवर ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। तो स्कोप पूछे ना तो इसी बात को पूरी तरह डिस्क्राइब करोगे। इतनी बात समझ में आ गई ना, तो इन दोनों के बीच का जो स्कोप पॉइंट का डिफरेंस है उसको डिफाइन कर सकते हो। डिस्पाइट दिस देयर इज सिमिलैरिटी बिटवीन इलीगल एंड वॉइड एग्रीमेंट दैट इन बोथ द केसेस इट इज वॉइड एब इनिशियो एंड कैन नॉट बी एनफोर्स बाय लॉ। सर इसमें एक वर्ड आ गया, वो कौन सा वर्ड है सर? वो वर्ड है वॉइड एब इनिशियो। इसको अंडरलाइन करो, इसको लिखो, इसको ध्यान रखो। वॉइड एब इनिशियो क्या वर्ड है? वॉइड एब इनिशियो। क्या मतलब होता है सर इसका? अरे इसका मतलब होता है जो इनिशियल टाइम से ही वॉइड हो, जिसको वैलिड ना करवाया जा सकता हो, शुरू से ही वो क्या हो? वॉइड हो। ये लॉफुल लैंग्वेज है, इसको मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, वॉइड एब इनिशियो एंड कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ। ठीक है, अब नेचर एंड कैरेक्टर की बात करें सर हम। अब देखो क्या है इसमें, इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। इलीगल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? वॉइड होते हैं। सिंस द वेरी बिगिनिंग दे आर इनवेरिएबली डिस्क्राइब्ड एज वॉइड एब इनिशियो। वो पहले से ही क्या डिस्क्राइब किए जाते हैं बच्चों? वो वॉइड एब इनिशियो ही कहे जाते हैं। एज ऑलरेडी एम्फसाइज्ड अंडर द स्कोप, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय नेचर which is valid can subsequently change its character and can become void। ठीक है, अब यहां पर इसने थोड़ा सा पॉइंट यहां पर void कॉन्ट्रैक्ट का ले लिया
कि यहाँ पर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पहले से ही क्या हो, वैलिड हो, लेकिन किन्हीं सब्सिक्वेंटली चेंजेस के कारण उसका करेक्टर क्या बन जाए, वॉइड बन जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखो, इफेक्ट ऑन कोलेटरल ट्रांजेक्शन, जो भी उसके साथ होने वाली ट्रांजेक्शन्स हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इन द केस ऑफ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इवन द कोलेटरल ट्रांजेक्शंस नेमली ट्रांजेक्शन विच आर टू बी कंप्लाइड with before or after or concurrently along with main correct contract also become not enforceable। क्या कहना चाहता है वो सर वो ये कहना चाहता है कि जो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या होता है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी जो कोलेटरल ट्रांजेक्शंस होती हैं वो भी पहले से ही क्या होती हैं, वॉइड होती हैं, उनको लॉ से एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता है। देखो सीधी सी बात है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट है ही इलीगल तो उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन कर लो वो कभी भी वैलिड नहीं हो सकती। ठीक है, सीधी से वर्ड से ही पता लग रहा है, हमें इसके नाम से ही पता लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इलीगल है। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट इन द केस ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स द कोलेटरल ट्रांजैक्शन कैन बी एनफोर्स्ड डिस्पाइट द फैक्ट दैट द मेन कॉन्ट्रैक्ट में हैव बिकम वॉइडेबल। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, ये घर का वो बच्चा है ना जो कभी तो सियाना बन जाता है और कभी निकम्मा बन जाता है। मतलब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के पास एक पार्टी में के पास एक राइट होता है कि चाहे तो वो अपने अकॉर्डिंग उसको वॉइड कर दे और चाहे वो उसको वैलिड करवा दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। उसके बाद अब इसमें पेनल्टी और पनिशमेंट का क्या पॉइंट है। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर पनिशेबल अंडर डिफरेंट लॉज। डिफरेंट लॉज के अंदर जो इलीगल एग्रीमेंट्स हैं वो पनिशेबल हैं। ठीक है, से लाइक इंडियन पीनल कोड एक्सेट्रा वेयर एज पार्टीज टू वॉइड एग्रीमेंट डू नॉट फेस सच पेनल्टीज और पनिशमेंट्स। मतलब जो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो पनिशमेंट्स या पेनल्टीज जो हैं वो बियर नहीं की जाती हैं। अब जल्दी से ना इसको छोटा सा अपने पॉइंट्स में समझ लेते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट। अब देखो जल्दी से मेरे साथ साथ पढ़ना, ठीक है, बिना देर लगाए, फोकस करो, सभी कंसंट्रेट करो। स्कोप क्या कहता है, वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरली इलीगल, कि वॉइड एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि इलीगल हो। ये पॉइंट सबसे पहला है, आपको ये पॉइंट दिमाग से नहीं निकालना है। ठीक है, एन इलीगल एग्रीमेंट इज ऑलवेज वॉइड, और जो इलीगल एग्रीमेंट होता है वो कैसा होता है, हमेशा ही वॉइड होता है। ठीक है, नेचर क्या कहता है, नेचर ये कहता है कि जो वॉइड एग्रीमेंट है उसकी मनाही नहीं होती है। ठीक है ना, लॉ के अंदर मतलब वॉइड एग्रीमेंट है वो पहले से ही वॉइड है, कॉन्ट्रैक्ट तक तो पहुंचा ही नहीं ना वो। अगर उसमें ट्रांजैक्शन कर दी जाती है फिर जरूर उस पर कुछ एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन जो चीज एग्रीमेंट पर ही खत्म हो गई उससे लॉ को क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है, लेकिन जो इलीगल एग्रीमेंट है वो क्या है, उसकी मनाही है लॉ के अंदर, उसकी क्या है, मनाही है, फॉरबिडन है वो लॉ के अंदर। पनिशमेंट में क्या कहता है, पार्टीज आर नॉट लायबल फॉर एनी पनिशमेंट अंडर द लॉ, कि अगर वो वॉइड एग्रीमेंट है तो उसमें पार्टीज को कुछ भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी लॉ के अंडर में, लेकिन वहीं पर अगर वो इलीगल एग्रीमेंट है तो जो पार्टीज है वो लायबल होंगी पनिशमेंट के लिए। समझ पा रहे हैं आप, वॉइड एग्रीमेंट एक ऐसी स्टेज है जहां पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, गलत काम शुरू होने से पहले ही दफनाया जा रहा है। ठीक है, और कोलेटरल एग्रीमेंट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एग्रीमेंट्स कोलेटरल टू वॉइड एग्रीमेंट्स में ऑल्सो बी वॉइड, कि वॉइड एग्रीमेंट के अंदर जो उसकी साथ की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो भी वॉइड हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, इलीगल में हमेशा वो वॉइड ही रहेंगी। मतलब इलीगल को तो आप कभी भी वैलिड कर ही नहीं सकते, इसमें सब कुछ क्या होता है, अगेंस्ट ही चलेगा लॉ के। ठीक है, और वॉइड ही करना है हमें सब कुछ, पनिशमेंट भी मिलेगी। ठीक है, फॉरबिडन भी होगा लॉ से, वॉइड भी होगा, और इलीगल एग्रीमेंट्स भी अपने आप में क्या होते हैं, वॉइड होते हैं, और इनकी कोलेटरल एग्रीमेंट्स भी क्या होंगे, वॉइड होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा लास्ट बचता है अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल नाम से पता लग रहा है जिसको एनफोर्स करवाया ही नहीं जा सकता सर। where a contract is good in substance but because of some technical defect, that is absence in writing, bad by limitation, etc., one or both the parties cannot sue upon it, is described as an unenforceable contract। मतलब जिसके अंदर अदर फॉर्मेलिटीज पूरी ना की गई हो, भी वो रिटर्न फॉर्म के अंदर ना हो, या उसको रजिस्टर्ड ना करवाया गया हो, या फिर उसको स्टैंप ना करवाया गया हो, या साइंड ना हो, तो वो अपने आप में क्या हो जाता है, वो लॉ से एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता, वो कैसा रह जाता है, अनएनफोर्सिएबल रह जाता है। तो
बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं अपने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किस बेस पर? वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी के बेस्ड पर। अब हमारे दो टाइप्स रह जाते हैं, फॉर्मेशन और परफॉर्मेंस के बेस्ड पर। आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क दिया हुआ है कि ये जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ से ए पॉइंट से सी पॉइंट तक जो डिफरेंस है उसको आप पढ़ेंगे, और जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो एज रिवीजन इसको कवर करेंगे, और उसके आगे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ करके देखेंगे कि क्या है इसके अंदर। और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।